अब रदरफोर्ड ने बोला था ना न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है और सेंटर में कंडेंस्ड है, बाकी अधिकतर का एटम का स्पेस कैसा है, खाली है। तो इसको जब वो पेन पेपर लेके बैठा तो कैलकुलेशन में ये आएगा ना कि न्यूक्लियर वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी वेरी लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यही तो बोला था उसने। तो जब पेन पेपर लेके उसने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो एटम कैसा है, स्फीयर होता है ना, गोला। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसी को उसने फिर मैथ, अब कोई भी साइंटिस्ट है तो मैथ में तो आएगा, तो बस उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दिए हैं। बस वो चीज़ सुनने में कितनी सिंपल लग रही थी कि वॉल्यूम ऑफ एटम बड़ा होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से, उसी को इतना कॉम्प्लिकेट किया है। ये वही चीज़ है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम बहुत बड़ा होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से। पेन पेपर लेके बैठा तो मुझे पता है दोनों स्फीयर होते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 9th-10th में पढ़ के आते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं पता हो तो अब याद कर लेना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखोगे, ठीक है। या फिर नहीं रटाते हो तो ये 3 है तो यहाँ भी 3 ही आ रहा है, ठीक है। मेरे को तो याद नहीं थे, ठीक है। ये सब चीज़ें भूल गया। तुम लोगों को याद है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर? हाँ, तो बहुत सारे थे ना, वो सब में बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें, किसी में स्क्वायर लग रहा है, किसी में क्या लग रहा है। तो स्फीयर का भी याद रख लो, यही काम आएगा अपने को। बेटा बातें नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब, तो न्यूक्लियस भी स्फीयर है और एटम भी स्फीयर है, तो दोनों का वॉल्यूम कैसा है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन 4/3 नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, आर रेडियस होता है। तो एटम बड़ा है तो उसका रेडियस बड़ा ही होगा ना, और न्यूक्लियस छोटा है तो उसका रेडियस छोटा होगा। तो दोनों के रेडियस अलग है, बाकी दोनों चीज़ें तो सेम है ना। इसके लिए भी 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, इसका वॉल्यूम भी 4/3 पाई आर क्यूब लिखा। लेकिन 4/3 तो कांस्टेंट है ना, नंबर है, वो चेंज थोड़ी होगा। पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है, तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो रेडियस दोनों का अलग अलग होगा। तो ये लिखा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, रेडियस ऑफ एटम का क्यूब। मतलब यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, समझ गया ना। लेकिन ये सही लिखा है, एटम के लिए एटम का लिखा है, न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस। इसको ऊपर वाले से कंपेयर मत करना। ऊपर जो पॉइंट लिखा है तो इस साइड एटम लिखा है मैंने, ये एटम का मैंने इधर लिख दिया है गलती से। इधर न्यूक्लियस लिखा तो उसको इधर, लेकिन यहाँ कुछ एरो नहीं लगा है ना, तो इसको या तो एरो में ऐसे ये कर लो तो तुमको समझ में आएगा। वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। समझ गया ना, इसी पॉइंट के कंक्लूजन है सारे, ठीक है। अब रेडियस देखो, रेडियस दोनों की अलग है ना, न्यूक्लियस की रेडियस अलग होगी, पूरे इतने बड़े एटम की रेडियस अलग होगी। तो दोनों की रेडियस होती कितनी है याद करनी है। एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻10, ठीक है, और न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10⁻⁻15। ये माइनस वाले में नंबर बड़ा होना चाहिए, तो वो चीज याद रखना, ठीक है। अपोजिट बता दिया जाता है। तो -15 बड़ा होगा कि -10? -10 बड़ा होगा, ठीक है, ये याद होना चाहिए। क्योंकि इसको ऐसे देखो यार, 10⁻⁻ माइनस नहीं, अगर प्लस रखता तो 10⁻10 ज्यादा बड़ा है 10⁻50। अरे यार उल्टा हो गया, ये 10⁻15 बड़ा है इससे। लेकिन अगर यही मैं माइनस लगा दूंगा ना तो ये चीज अपोजिट हो जाती है, याद रखना। क्योंकि 1 के अपॉन में चली जाती है ना, तो 1 के अपॉन में चली जाती, फिर पॉइंट लगाते जाता हूँ 0 के पीछे, तो उतने ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं ना उसमें। 0.0000 14 0 आएंगे, फिर 15 आएगा, और इसमें 10 0 आने के बाद 10 आ जाएगा, मतलब 9 के बाद 10वां फिर लग जाएगा, तो ये ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ये याद करना है बेटा, इसमें कुछ कहीं अलग से नहीं आया है, ये रट नहीं है कि न्यूक्लियस का कितना होता है -15 मीटर, एटम का कितना होता है -10 मीटर। याद रहेगा, ये चीज रटनी है, प्योर रटनी है, कुछ कर ही नहीं पाओगे। और 10⁻⁻15 को शॉर्ट में बोलते हैं फेम्टोमीटर, ठीक है। -10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, जैसे -9 को नैनो बोलते हैं, ठीक है। ये मोल कंसेप्ट में आएंगे, 15-20 तक हैं सारे, 18 तक है सॉरी, एटो तक, ठीक है। एनसीईआरटी में 24 तक दिए है, पता है ये। 10⁻⁻1 -2 -3 -6 -9 -10 -12 -15 -18 -24 है ना, 24 है याद, ठीक है। तो यहाँ तक दिए हैं सारे, तो वो अपन मोल कंसेप्ट में याद करेंगे क्योंकि वहां लगती है यूनिट्स। क्लियर है सारे, क्लियर है इतना। चलो, तो फेम्टो वॉल्यूम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 1 फेम्टोमीटर। लेकिन अपन तो मीटर सेंटीमीटर में चीजें डील करते तो उसी में याद रखो, बेस्ट है। -15 मीटर
एंगस्ट्रॉम को -10 मीटर बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है, चलो अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और उसके मास नंबर में एक डिफरेंस। चलो पहले इस चीज से ये दो चीजें देख लेते हैं। ये जो चीज है इससे दोनों में आपस में रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। डायमीटर देखो, रेडियस का डबल होगा ना डायमीटर, जो भी है, ठीक है। डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस और डायमीटर ऑफ एटम तो बताए, ये रेडियस होती है, ये डायमीटर होता है, तो डबल होता है ना। यहाँ पे दिया था ना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है 10⁻⁻15, रेडियस ऑफ एटम क्या होता है 10⁻⁻10, ठीक है। तो 10⁻⁻10 बड़ा है ये। अब इसी के कुछ रिलेशन वो डायमीटर और वॉल्यूम के टर्म्स में पूछता है कि जब डिवाइड करते हैं तो आपस में क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस अपॉन डायमीटर ऑफ एटम, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है ना। मान लो अगर ये r है, ठीक है, तो ये डायमीटर है, डायमीटर क्या होगा 2r, डबल होता है रेडियस का, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस कितने दिए न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 है ना। हाँ, उसके पहले पॉसिबल नहीं है, उसके बाद पता नहीं। चलो इधर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस कितना दिया था -15, ठीक है। तो 10⁻⁻15 इसका रेडियस दिया था। डायमीटर क्या होगा 2 × 10⁻2r हो जाएगा ना। और डायमीटर ऑफ एटम कितना दिया था 10⁻⁻10, तो वो भी 2r हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। और ये चीज बुक ने लिखी भी नहीं है कि 2 से 2 काट रखा, उसने सीधा ये लिखा है -15, ये भी और ये भी है, ठीक, समझ गया ना। तो कंफ्यूजन नहीं है, बोला था मैथ कभी भी पलटेगी नहीं, जो है वही रहेगी। इधर बातें नहीं, ये समझ गए। -15 और मीटर से मीटर भी कट गया, तो ये कितना बचा 10⁻⁻5। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा नीचे वाले को उसमें, तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा 10⁻⁻5 इंटू डायमीटर ऑफ एटम। तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻5 डायमीटर ऑफ एटम, क्लियर। इसको जब इस साइड लेके आऊंगा तो सिंबल चेंज हो जाता है ना, मतलब सिंबल क्या प्लस माइनस शिफ्ट हो जाता है ना। तो -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ एटम क्या होता है 10⁵ टाइम्स ऑफ न्यूक्लियस। तो सही बात है ना। देखो एटम का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस में मेरे को कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी एटम का डायमीटर आ पाएगा। तो न्यूक्लियस में क्या मल्टीप्लाई करना है 10⁵ टाइम्स, मतलब लाख, 1 लाख होता है ये, है ना। तो 1 लाख टाइम्स ज्यादा बड़ा है एटम, क्लियर है। जितना साइज न्यूक्लियस का है उससे 1 लाख टाइम्स ज्यादा बड़ा है एटम का साइज। इमेजिन करो बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा ही बड़ा होगा, 1 लाख टाइम्स बहुत ज्यादा होता है, क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है। अब ये डायमीटर से पूछ सकता है या तो तुमसे, या वॉल्यूम से पूछ सकता है। वॉल्यूम क्या होता है r का क्यूब होता है ना, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ भी मैंने r रखा दोनों के और क्यूब कर दिया, ठीक है। क्यूब से तो क्यूब कैंसिल ही होना है आखिरी में जाके, कि नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। इधर देखो -10 का कितना हो जाएगा क्यूब, -30 हो जाएगा। 15 का कितना हो जाएगा 45। और फिर जब दोनों को कैंसिल करूंगा तो फाइनली बचेगा मेरे पास 15 बचेगा फाइनली। अरे यार देखो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ये लिखा है 10⁻⁻10, नीचे लिखा है 10⁻⁻15, ठीक है। दोनों पे क्यूब लगा है तो दोनों का कॉमन में क्यूब लगा सकता हूँ ना, ठीक है। इसको कट कर दिया तो क्या बचा 10⁻, नीचे बचेगा बस, कुछ नहीं बचेगा, -5 नीचे बचेगा, बाकी तो पूरा कट गया ना। 10 कट गया, 15, तो नीचे 5 बचा बस, बाकी कुछ बचा नहीं है। और ऊपर क्यूब, ये ऊपर चले जाएगा तो 10⁵, और क्यूब 10⁵ का क्यूब होगा 10⁻15। समझ में आया सॉल्व कैसे किया है इसको, तो 10⁻15 आएगा। अब इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये वॉल्यूम की बात की और उसने वहां डायमीटर की बात की थी, ठीक है। इसको लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को बेटा, समझ में आ गया ना सारी चीजें। तो 1 लाख टाइम्स ज्यादा बड़ा नहीं है, वो डायमीटर 1 लाख टाइम्स ज्यादा बड़ा था। 10⁻15 मतलब 3 बार 1 लाख, समझ गए, 15 0 लगे ना, बहुत ज्यादा होगा वो। हाँ 5 का क्यूब 15 कैसे,
ये जो लिखा है ना, अगर ये लिखता ना मैं, तो ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। मैंने लिखा है 10⁻, क्या था, 5 का क्यूब। तो इसका मतलब क्या होगा, 10⁵ इंटू 10⁵ इंटू 10⁵। तो जब भी ऐसे चीजें होती है, बेस कॉमन में जाता है और ऊपर की चीजें सम होती है। ठीक है, ये मैथ आनी चाहिए। क्लियर है? चलो अच्छा पूछ लिया है ना। बाकियों को क्लियर हो गया ना ये चीज कि क्यों ऐसा हुआ है? ठीक है, बढ़िया। वो भी लिख लो, मार्जिन के ऊपर लिख लो वो भी। हाँ सच में कैलकुलेशन में काम आती है। ये सब सिली मिस्टेक में चली जाती है बहुत जल्दी, फास्ट में जल्दी जल्दी खत्म, गलत कर देते अपन। जब भी अच्छा जाता है तो अपन ऊपर की चीजें सम करते हैं, बस मल्टीप्लाई में नहीं जाती हो, है ना। है ना, पावर जुड़ती हो तो याद रखना उससे। अच्छा पूछो, तुम लोगों के दिमाग में नहीं आया था? अच्छा पहले ही समझ में आ गया था। हाँ आ गया ना, अब आ गया। ठीक है चलो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। जितना ज्यादा एटम का मास होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है, पता है मुझे। जैसे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास बढ़ाते जाता हूं तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। क्यों? प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है। एक प्रोटॉन था हाइड्रोजन में तो उसका कुछ लिमिटेड साइज है। मान लो किसी का एटॉमिक नंबर ही 100 है तो उसमें 100 प्रोटॉन है, तो ऑब्वियस बात है उसका न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेंसिटी कभी नहीं बढ़ती, पता है? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है ना, मान लो मैं इतना बड़ी भी कोई चीज ले लूं तो उसमें एक यूनिट का ही देखना है मेरे को। इतनी छोटी भी ले लूंगा तो एक यूनिट का ही देखना है। तो प्रोटॉन, तो इसमें भी प्रोटॉन ही है। इतने बड़े में मान लो 1000 प्रोटॉन है, समझ रहे हो? इसमें क्या है, 1000 प्रोटॉन है। मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, इसमें मेरे को देखना है जो भी प्रोटॉन आ रहे हैं। और इतना एक छोटा बनाया, उसमें भी प्रोटॉन ही है। उसमें एक बॉक्स बनाया, देखा उसमें भी प्रोटॉन ही है। प्रोटॉन तो प्रोटॉन है ना, चाहे ज्यादा एरिया में आए चाहे कम में आए। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी कभी चेंज ही नहीं होती, चाहे किसी का भी न्यूक्लियस ले लूं मैं। ये क्वेश्चन दिया है। डेंसिटी ऑफ एटम होगा वो, न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस अलग है, एटम अलग है। ठीक है, देखो एटम का वॉल्यूम होगा। मैंने मान लो एक बॉक्स बनाया, इसमें कोई बहुत बड़ा एटम है जिसको साइज बढ़ा, तो उसके कितने 6 आ रहे होंगे, ऐसा मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इसी बॉक्स में अगर कोई छोटा एटम लूं तो उसके 12 आ रहे होंगे या 15 आ रहे होंगे एटम। तो डेंसिटी बढ़ गई ना, कम जगह में ज्यादा चीज आई है तो डेंसिटी बढ़ी है। लेकिन वो न्यूक्लियस की बात कर रहा है सिर्फ, कि न्यूक्लियस के डेंसिटी की बात कर रहा है। कोई भी एटम, मान लो मैंने एक इधर लिया है फॉर एग्जांपल कैल्शियम लिया, इधर ले लिया है आयरन। ठीक है, तो कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 ही हैं, आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है। तो वो तो उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, एक ही जगह में थोड़ी ना बढ़ रहे हैं क्या। एक ही जगह में अगर चीजें और ठूसते जाऊं तो डेंसिटी बढ़ती है। अगर उसके वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते ऐड कर रहा हूं तो डेंसिटी थोड़ी ना बढ़ रही है। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो डेंसिटी कभी भी न्यूक्लियस की, कोई भी एटम की डिफर नहीं करती, सेम होती है। मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लूं चाहे यूरेनियम का न्यूक्लियस, यूरेनियम तो चलो रेडियो एक्टिव, उसको हटा देते हैं। कोई भी दूसरा एटम ले लो, मरकरी का न्यूक्लियस लूं चाहे कार्बन का न्यूक्लियस ले लूं, दोनों के न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम है। क्लियर है? हाँ, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट में। तो एक यूनिट में उतने ही प्रोटॉन है। उसने ये नहीं बोला कि इतनी सी जगह में प्रोटॉन ठूसते जा रहा हूँ। प्रोटॉन तो और उसका साइज बढ़ाते जा रहे हैं ना, एक और आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो ग्रो हो रहा है ना। वो यूनिट में तो उतना ही रहेगा ना, वो चाहे कितना भी बड़ा साइज कर लो फिर में उसका। तो ये चीज है। क्लियर है डेंसिटी वाला पॉइंट? ठीक है, अब उसके बाद एक ये वाला पॉइंट लिखा है, इधर देखो, रेडियस ऑफ एनी एटम जो भी है, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता क्या है? क्यूब रूट होता है एटॉमिक मास के। देखो न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो क्यूब रूट होगा एटॉमिक मास का।
चलो क्यूब रूट नहीं भी लगाता तो एटॉमिक वेट अच्छा इसको ऐसे देखो, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जितना ज़्यादा एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बढ़ाते जाऊंगा रेडियस बढ़ेगा ना, क्योंकि मान लो हाइड्रोजन में इस गोले में एक ही प्रोटॉन था, यही अगर कार्बन ले लूंगा तो इसमें 6 है ना। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ाते जाऊंगा रेडियस बढ़ रहा है ना, देखो न्यूक्लियस का, इसमें न्यूक्लियस छोटा होगा क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के, एटॉमिक वेट के। अब वो एग्जैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये बोल रहा है वो कि कितना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट नहीं क्यूब रूट बोलेंगे, अंडर रूट मतलब वो स्क्वायर में जाता है, ठीक है। देखो अपन अगर मान लो मैं कभी भी ऐसे लिखता हूँ ना, आर इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लिखता, तो यहाँ लिखूँ नहीं लिखूँ 2 होता है वो हमेशा। लेकिन अगर 3 लिख रहा हूँ 4 लिख रहा हूँ तो फिर चीज़ें चेंज होती है, क्यूब रूट क्वाड्रेट जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, मैंने मेंशन किया है क्यूब रूट। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है एटॉमिक वेट के, क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक वेट के होता है। ये मैथमेटिकल है, जब उन्होंने देखा तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, कुछ थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा, तो वो थोड़ा सा फर्क क्यूब रूट से आ रहा होगा, थोड़ा सा कम। क्यूब रूट मार दिया मतलब कम ही होगा ना, ठीक है, पता है ना क्यूब रूट मतलब कम ही हुआ होगा। 4 का क्यूब रूट 2 होता है, सॉरी स्क्वायर रूट 2 होता है, क्यूब रूट एटलीस्ट 2 से ज़्यादा होगा लेकिन 4 से कम होगा। चलो, तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कोई फिक्स क्वांटिटी आएगी, तो R इज इक्वल टू कर दूं तो R0 आएगा ना। और A में जो क्यूब रूट लगा है, इस क्यूब रूट को जब हटाऊंगा तो पावर में 1/3 जाता है। इतनी कैलकुलेशंस आती है ना। कभी भी अंडर रूट हटाता हूं तो ऊपर 1/2 जाता है, या फिर ऊपर 1/2 हटाना हो तो अंडर रूट लगा देता हूं। तो यहाँ क्यूब रूट था तो ऊपर क्या आएगा 1/3, और ये डायरेक्टली हटाता तो उसका कांस्टेंट आया। तो इस हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, जैसे अपन ग्रेविटेशन में F इज इक्वल टू G(m1m2/r² पढ़ते हैं, या इलेक्ट्रोस्टेट में F इज इक्वल टू K(q1q2/r² पढ़ते हैं। तो ये G और K की एक फिक्स वैल्यू है ना, ये तो नहीं निकालते हो कभी कि G की वैल्यू क्या है, K की क्या है, वो याद ही रखनी है कि K की वैल्यू इतनी होती है 1/4πε0, और उसमें ε0 की वैल्यू फिक्स होती है, तो ये रटना ही है ना। तो वैसे ही R0 की वैल्यू फिक्स होती है, ये जो कांस्टेंट है ना रेडियस का, इसकी वैल्यू होती है 1.2। क्लियर है, 1.2 वैल्यू होती है। तो R0 की जगह मैं 1.2 डायरेक्टली लिख दूँ ना, तो वो लिखा और A⁻1/3। तो अब तुमसे कोई पूछे कि कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस एटॉमिक वेट के, तो एटॉमिक वेट के 1/3 ऐसा होता है, क्यूब रूट इसको बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया तुमको आयरन है, आयरन के एटम का न्यूक्लियस का और इसका रिलेशन बताओ, एटॉमिक वेट और न्यूक्लियस का, तो कैसे बताओगे? आयरन का रेडियस नहीं पता ना, इज इक्वल टू 1.2 इंटू एटॉमिक वेट कितना होता है 56, ठीक है, 56 की पावर 1/3, तो उसका रेडियस आ जाएगा मेरे पास, किसका? न्यूक्लियस का। आयरन के न्यूक्लियस का रेडियस अगर पता करना है, एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। कार्बन का न्यूक्लियस होगा, कार्बन के न्यूक्लियस का रेडियस बताओ। क्वेश्चन सुन लो हिंदी में, कार्बन एटम होगा, कार्बन में न्यूक्लियस होगा, उसके न्यूक्लियस का रेडियस बताओ। कैसे बता पाओगे? मतलब समझ गया ना, फॉर्मूला ही लगेगा, ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि 6 है तो कैसे गिन लोगे, तो फॉर्मूला ये रहा, समझ गया ना। 1.2 इंटू उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 12 की पावर 1/3, और 1/3 मतलब 3 को जोड़ के, ये याद रखना। 12 का अगर एलसीएम लूंगा तो 2 6 12 2 3 6, ये तो फंस गए नहीं यार, इसका क्यूब रूट निकलेगा ही नहीं, ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा फिर। तो क्यूब रूट के लिए 3 चीजें कॉमन में मिलनी चाहिए, तब जाके वो 3 को 1 लेते हैं। स्क्वायर रूट में 2 को मिला के 1 लेते हैं ना, क्यूब रूट में 3 को मिला के 1 लेते हैं। यहाँ 3 ऐसी आ ही नहीं रही है, तो 12 का क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा, तो वो ऐसे ही रह जाएगा बस, R इज इक्वल टू 1.2 इंटू 12 की पावर 1/3, या फिर क्यूब रूट ऑफ 12। क्लियर है, ऐसा ही ऑप्शन आएगा, फिर इसमें नहीं आ पाएगा वो। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इससे हाँ 16 क्यों लूँगा मैं? 6 क्यों लूँगा? एटॉमिक वेट है ना, मास नंबर,
लिखा है ना, मास मतलब वेट होता है। ठीक, सभी को क्लियर है? तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ये इस टाइप का आ पाएगा, उससे ज्यादा कुछ टफ नहीं आएगा, इससे ज्यादा टफ हो भी नहीं सकता कुछ। ठीक है, चलो इधर सारे यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल एंड होता है। इससे या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा इसके एक्सपेरिमेंट से, या फिर ये रेडियस वाले आते हैं कि कोई भी एटम का वेट दे देगा और पूछेगा उसके रेडियस का और एटॉमिक वेट जो वॉल्यूम या वेट जो भी क्या है। ठीक है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, वेट दे दिया और रेडियस कितना होगा ये पूछेगा, तो वो तुमको निकालते आना चाहिए इस फॉर्मूले से। बाकी अगर कोई भी एटम का कंपेयर करवा रहा हो कि न्यूक्लियस और एटम का वॉल्यूम या उसके डायमीटर का फर्क कितना होता है, तो डायमीटर का पूछे तो 10⁵ टाइम्स होता है, वॉल्यूम पूछे तो 10⁻15 टाइम्स होता है। ठीक है, बस ये 3 ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्लियर? इसका क्वेश्चन चांस कम है कि मिले, बट मॉड्यूल्स में मिलेंगे, इसीलिए करवा दिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, इसके बाद वाला। चलो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और ये मतलब जब मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा था तब बता दिए थे, दो के पेयर कर लेना। आइसोटोप्स और आइसोबार्स अपन 9th-10th में पढ़ के आ चुके हैं, तो इन दोनों में से भी आइसोटोप वाला वर्ड ज्यादा क्लियर रहता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप है, मतलब 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं। तो ये मुझे क्लियर है ना कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा ना, एटम सेम ही है जो कि तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन इनका वेट अलग होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम और वेट अलग, तो क्या बोलता हूं मैं, आइसोटोप्स। और जस्ट उल्टा अगर हो जाए तो क्या बोलते हैं, आइसोबार, कि एटम अलग है लेकिन वेट सेम है। 2 अलग अलग एटम है, एक कुछ ए है एक बी है, लेकिन वजन दोनों का सेम है। ठीक है, और एक है कि एक ही है उसके अलग अलग पार्ट है, A1 A2 A3 है तो तीनों है, लेकिन तीनों के वेट अलग है, तो ये हो जाएगा आइसोटोप्स। क्लियर है? तो आइसोटोप आइसोबार अपन 9th-10th में पढ़ के आए थे, तो उससे थोड़ा क्लियर रहता है। फिर उसके बाद आता है आइसोडाइफर और आइसो का गया एक और, ये रहा आइसोटोन और आइसोडाइफर वाला। ये 2 न्यूक्लियस से रिलेटेड चीजें हैं। डाइफर में 2 वर्ड आ रहा है ना, मतलब न्यूक्लियस में दोनों चीजों को माइनस कर लेना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भी गैप आ रहा है वो चीज है। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं टोटल मास माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू को डिफाइन करता है, या फिर एटम हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो या तो न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीजों को माइनस कर लेना, या फिर न्यूक्लियस का जो वेट है उसमें से प्रोटॉन माइनस कर लेना, तो चीज होती है डाइफर। तो डाइफर मतलब 2 चीज को माइनस करने पे आ रहा है ना। क्लियर है? तो उससे याद रहेगा कि 2 चीज इसमें माइनस करनी है डाइफर वाले में। और एक ही जो है न्यूक्लियस का आइसोटोन, उसका मतलब है सिर्फ न्यूट्रॉन का नंबर। एक कोई भी 2 एटम के अंदर न्यूट्रॉन के नंबर्स कैसे हैं, तो उसका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोले तो ये, और डिफरेंस बोले तो आइसोडाइफर। तो ये न्यूट्रॉन से रिलेटेड चीजें हो गई। अब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आइसोटोन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में गैप कितना आ रहा है वो है तो आइसोडाइफर, सेम गैप आ रहा है तो। ठीक है, और आइसोस्टर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक लास्ट बचे थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूरा बोलते हैं ना अपन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सेम इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एटम भी मैंने चेक किए कि इसमें भी 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम होने चाहिए, इसमें अगर 5 है तो इसमें भी 5 ही होने चाहिए एटम, तो एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे तो एस से आ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज था ना, तो आइसो स्टार, आइसो तो सभी में लग रहा है, एस सेम है इसका। क्लियर है? ये स्पीशीज का एस और स्टार्स का एस। हाँ कोई बात नहीं, कर लो 22 कर लो उसको। ठीक है, दोनों में 22 आ रहे हैं ना। ठीक है, मतलब उसका कहने का मतलब ये कि एटम भी सेम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, एटम अलग होंगे तो चलेगा। ठीक है, इतने ही थे बेसिक में अपने। ठीक है, तो ये जो टोटल 2 के पेयर करके 6, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसमें होता है आइसोटोप वाला। आइसोटोप से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास, मास नंबर डिफरेंट है। इतना क्लियर है? कार्बन के आइसोटोप होते हैं 3। ठीक है, इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों लिख सकते हो ना मैं। प्रोटॉन तीनों में कितने हैं, 6, जो नीचे लिखा होता है प्रोटॉन होता है, या फिर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन होता है, पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने, अगर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव या ऐड नहीं किया है तो सेम ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, 6 6 6।
न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इन दोनों को माइनस करना पड़ता है ना, प्रोटॉन माइनस जो भी वेट है, वेट ऊपर लिखा है तो वेट में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होते हैं, इसमें से सिर्फ प्रोटॉन माइनस कर दूंगा तो न्यूट्रॉन बच जाएगा ना, तो वेट माइनस प्रोटॉन, तो 12 माइनस 6 तो 6, इसमें 13 माइनस 6 7, इसमें 14 माइनस 6 8। तो न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से वेट अलग जा रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, 1h1 1h2 1h3, ठीक है। प्रोटॉन कितने, 1 1 1, इलेक्ट्रॉन कितने, 1 1 1, न्यूट्रॉन नॉर्मल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, ये होता है ना नॉर्मल हाइड्रोजन, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखना है। इसमें एक होगा 2 माइनस 1, इसमें 3 माइनस 1 2, क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो नेचर में जो आइसोटोप्स हैं वो मान लो फॉर एग्जांपल कहीं भी कुछ जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है, खुदाई उदाई, और वहाँ पे अगर ये क्लोरीन फॉर एग्जांपल मिला उनको, और क्लोरीन के 2 टाइप मिले, कि क्लोरीन 35 भी मिल रहा है, क्लोरीन 37 भी मिल रहा है, तो पूछ रहा है कि मान लो रेशो बता दिया उन्होंने कि इतने इतने रेशो में मिल रहे हैं, ये ज़्यादा मिल रहा है ये कम मिल रहा है, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में बता दिया कि ये इतना परसेंटेज मिला हमको और ये इतना परसेंटेज मिला इस जगह से, तो हमको बताओ कौन सा आइसोटोप ज़्यादा है या उनके मास ऑफ, ये सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। परसेंटेज आइसोटोपिक मास पूछता है, ये वर्ड आता है, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग द आइसोटोपिक मास, के आइसोटोप्स का मास क्या होगा फाइनली, ठीक है। तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, 35 और 37, 35 और 37, ठीक है। दे आर फाउंड इन नेचर इन 3:1 रेशो, कि पहला वाला 3 में और दूसरा 1, क्लियर है। या फिर 75:25, मतलब 75% और 25% में अगर मिलता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। या तो रेशियो के फॉर्म में देगा या फिर परसेंटेज के फॉर्म में देगा, रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले के लिए पहला दूसरे के लिए दूसरा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आइसोटोपिक मास फाइंड करना होता है, फाइंड द आइसोटोपिक मास। तो आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन, इसके लिए क्या होगा, देखो दोनों आइसोटोप का एक एवरेज लेना पड़ता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोपिक मास। तो आइसोटोपिक मास अगर परसेंटेज दिया हो तो कैसे निकालते हैं, और रेशियो में दिया हो तो कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज में दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, जो भी परसेंटेज पहले वाले क्लोरीन का है डिवाइड विथ 100 इंटू उसका मास, प्लस ये एक अलग पोर्शन हो गया ना पहले वाले का, फिर प्लस सेकेंड वाले का परसेंटेज अपन 100, क्योंकि परसेंटेज आया तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू उसका मास। तो कोई टफ तो नहीं है ना, पहले का परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड करते ही है परसेंट को कैंसिल करने के लिए, तो नीचे 100 इंटू उसका मास, प्लस दूसरे का परसेंट इंटू उसका मास, और नीचे तो 100 है ही सही, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, देखो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ पे, ये जगह छुड़वाई थी। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना दिया, 75 डिवाइड विद 100 इंटू इसका मास कितना है पहले वाले का 35, प्लस दूसरे वाले का परसेंटेज कितना दिया 25 डिवाइड विथ 100 इंटू उसका मास कितना है, ये रहा ना 37, इसको सॉल्व। तो क्लोरीन का वेट कितना होता है पता है, 35.5, ये लिखते हैं ना अपन, तो वो पॉइंट में कैसे आ रहा है, आइसोटोपिक मास लिखते हैं, क्लियर है, दोनों का मिक्स करके लिखा जाता है। सेकंड वाले का भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। बस इसमें क्या है, अगर रेशो में दिया होता है तो रेशो को 100 से क्यों ही करूँगा मैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो रेशो ऑफ क्लोरीन 35 इंटू उसका मास, प्लस सेकेंड का रेशो इंटू उसका मास, रेशो इंटू मास, और दोनों का सम करना है, डिवाइड विथ सम ऑफ रेशो है, ये 100 नहीं याद रखोगे, डिवाइड में क्या है, रेशो का सम है, और परसेंटेज था तो इसलिए डिवाइड में 100 आ रहा था, ये रेशो में है तो डिवाइड में सम ऑफ रेशो आएगा। तो ये रेशो का निकालने के लिए, और ये परसेंटेज का फार्मूला है, इससे क्वेश्चन है कर लेना, क्लियर है सभी को है, ठीक है। अब मान लो एक और ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन के फॉर्मूले में आ रही है ना। अगर मान लो किसी में वैसे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अपन ना निकाल पाएंगे ना ऐड कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी चीज़ में मान लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं रिमूव हो रहे हैं, तो उसके मास पे फर्क पड़ेगा ना। तो वो मास का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है वो कितना होता है, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन गेट चेंज, इसका रेशो कितना है 3 है, 3 इंटू 35,
प्लस 1 इंटू 37 डिवाइड विथ 3 प्लस 1, सेम आंसर आएगा। डिवाइड विथ सम ऑफ रेशो है ना, तो 3 प्लस 1। क्लियर है? कर लोगे सॉल्व? ठीक है, सॉल्व खुद से करो ना, आंसर को लिखना है, रटना थोड़ी है ना। सेम ही आएगा वो, कोई सा भी रेशो ले लो, ठीक है। मतलब अलग अलग फॉर्म में देगा तो कंफ्यूज मत होना, और एक फॉर्मूला दोनों के लिए नहीं लगता, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले में, ठीक है। अगला, अगर किसी भी एटम में से मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, प्रोटॉन रिमूव किया, ऐड किया, कुछ भी किया, न्यूट्रॉन रिमूव ऐड कुछ भी किया, तो उसके वेट में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वो कितना चेंज आता है, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देन द मास कितना चेंज होगा, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन गेट चेंज देन दैट मास चेंज कितना, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितने से बढ़ेगा, फाइनल मास जो भी मेरे को मिला है ऐड या रिमूव करने के बाद, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल लिखा जाता है हमेशा किसी भी चीज में, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ओरिजिनल चीज लिखते हैं जो भी नीचे होती है, कभी भी ये ऐसी चीजें करते हैं ना कि कितना, तो ये लिखा जाता है। क्लियर है? तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, तो इससे तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीमेंट आ जाएगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव ऐड हुए हैं तो परसेंटेज इंक्रीमेंट बताओ फाइनली, या पहले इसका मास इतना था बाद में मास इसका हो गया इतना, कुछ चीज ऐड होने पे, तो कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया उसमें वेट में, या आया समझ में? समझ में आया है क्वेश्चन? बताओ एक, मान लो कोई एक एटम है, उसका मास पहले था 20, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी ऐड वैड करने के बाद उसका मास हो गया 28, ठीक है। तो बोल रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, ये 8% इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 8 तो नंबर दिख रहा है, जब उसको परसेंटेज में निकालोगे तो वो ऐसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। क्लियर है चीजें? ये फॉर्मूला है। या फिर उसको बेसिक यूनिटरी मेथड से निकाल लो कि इतने पे इतना था तो इतने पे कितना होगा, बेसिक वाले को 100% रखो तो इसको x रख दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते रहना, या फिर ये फॉर्मूला, हाँ वो दे के रखेगा क्वेश्चन में कि ये ऐड हो रहा है, वो फाइनल मास देगा, इनिशियल मास पहले इतना था, चीजें ऐड या रिमूव होने के बाद फाइनल मास इतना है, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट बताओ, तो उसका फॉर्मूला है, लिख लेना, ठीक है। मैंने तो इससे क्वेश्चन देखा नहीं है परसेंटेज इंक्रीमेंट से, बट कहीं मिले तो देख लेना, बट इन दो से जरूर देखें, ठीक है। चलो, आइसोटोप से एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट देता है कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है। आइसोटोप्स तीनों ही है ना, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है। चले जाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन किसी के भी साथ रिएक्ट करेगा तो सेम ही है ना, चाहे ये हाइड्रोजन रिएक्ट करे, चाहे ये करे, चाहे ये करे, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इधर बेटा, इधर है ना। चलो, कोई भी आइसोटोप से, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो किसी से मान लो कार्बन से रिएक्ट करवाना है, तो ये हाइड्रोजन रिएक्ट करे, ये करे, चाहे ये करे, हाइड्रोजन प्लस कार्बन हाइड्रोजन ही होगा, मतलब CH4 ही बनेगा अगर 4 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ और बनेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिशियम उसका वेट बढ़ रहा है ना, तो वेट बढ़ने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है ना। किसी चीज़ का वेट ज़्यादा है तो सॉलिड में गिनाता है, वेट कम है तो गैसियस में आ जाता है। ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं अपन थोड़ा कि C1 से C4 कार्बन तक गैसियस होते हैं, C4 से C16 या C18 तक लिक्विड होते हैं, अबाउ देन उससे सॉलिड होते हैं। तो कार्बन का नंबर कम होगा तो हल्के होंगे तो उड़ जाएंगे, तो गैसियस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। फिर थोड़े और ज़्यादा चेन बड़ी होगी तो भारी होंगे, तो लिक्विड स्टेट में आए। बहुत ज़्यादा लंबी चेन होगी तो बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ तो नहीं पाएंगे, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। तो मास बढ़ने पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई ना, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तो यहाँ पे भी मास बढ़ने पे चीज़ें चेंज होगी ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, रिएक्शन तो वही कर रहा है ना। आने दो, कोई बात नहीं। क्लियर है? चलो, मेरे फोन पे है, तुम्हारे इस पे, ठीक है, कोई बात नहीं, कट जाना दो। इतना फोन में आइसोटोप्स, तो सबसे ज्यादा चांस है इन 6 पॉइंट में से आइसोटोप से क्वेश्चन आता है। थ्योरी का आएगा तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, वो इससे 4 ऑप्शन बना लेगा, समझ गया ना। बोथ सेम, बोथ डिफरेंट, ये सेम ये डिफरेंट, ये डिफरेंट ये सेम, वहां फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा क्या था। क्लियर है? तो उसको ऐसे ही लिख लेना जैसे मैंने समझाया है।
चलो आइसोटोप खत्म हो गया अपना पूरा यहाँ तक। अब ये सिर्फ छोटी छोटी हेडिंग से इनको देख लेते हैं। आइसोबार, आइसोबार आइसोटोप का जस्ट उल्टा होता है। एटम अलग है लेकिन वेट सेम है। एटम डिफरेंट है लेकिन एटमिक मास सेम है। आर्गन अलग है, पोटेशियम अलग है, कैल्शियम अलग है, तो एटम अलग होगा ना, लेकिन इन तीनों के वेट देखो 40 40 40, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट अगर लिखने जाओगे पॉइंट में तो फिर तो सभी अलग है। पॉइंट किसी का 19 पॉइंट कुछ होगा, किसी का 19.5 होगा, किसी का 19.9 होगा। तो ऐसे नहीं, अपन ने एग्जाम्पल के लिए ले लिए। ABC अगर लिखता हूं मैं इनको कि A लिखा, B लिखा, C लिखा, लेकिन तीनों के वेट कितने हैं 20। तो एटम अलग है लेकिन वेट कैसे है, सेम है ना। बस ये कहने का मतलब है उसका। और अप्रॉक्स में कैल्शियम का 40 ही होता है, आर्गन का भी 40 ही लिखते हैं अगर राउंड फिगर में लिखना होता है, और पोटेशियम का भी राउंड फिगर में 40 ही लिखा जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब आइसोबार में जब ये चीजें आती तो एटम अलग है, तो एटम अलग है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना यार। किसी के साथ अगर एक बार हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो कुछ और ही बनेगा, कार्बन रिएक्ट कर रहा है तो कुछ और ही बनेगा ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो ही नहीं सकती, और फिजिकल प्रॉपर्टी भी कैसे सेम हो जाएगी दो अलग अलग चीजों की। तो इसमें केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, याद रखना दोनों में फर्क है। तो वही लिखा है डू नॉट हैव सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एटम ही अलग है। एटम अलग तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, केमिकल प्रॉपर्टी अलग, सारी चीजें अलग हो गई, ठीक है। आइसोटोन, ये दो चीज न्यूक्लियस से रिलेटेड थी। अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए तो आइसोटोन, और गैप सेम आए तो आइसोडाइपर। ये तुम देख लेना, एग्जाम्पल लिखे हैं, माइनस करते रहना। क्लियर है। वेट में से वेट देखो यार, एटम का वेट क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। एटमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन। तो ये वेट है ना, और ये तो 14 - 6 डायरेक्ट कर सकता हूं ना मैं, इसमें से p माइनस कर दो तो सिर्फ n बचेगा। तो वही किया है, 15 - 7 16 - 8, तो जो भी तीनों में आंसर सेम आएगा। 14 - 6 कितना होता है? 8। इसका भी आएगा 8, इसका भी आएगा 8, तो 8 न्यूट्रॉन है तीनों में। क्लियर है। तो वही है, इसमें भी डिफरेंस बिटवीन मास एंड प्रोटॉन। ये करोगे तो दोनों का गैप देख लेना, 10 आएगा, इसका भी गैप कितना आएगा? 10 20। सेम नंबर बिटवीन एटम, डिफरेंट बिटवीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में सेम नंबर है यार। 39 - 19 कितना है? 20। 19 - 9 10। तो ये क्या है? न्यूट्रॉन है ना, ठीक है। अब इसने क्या बोला? एटम हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन हो गए। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 19। प्रोटॉन कितने हैं? 9। तो 19 मतलब 20 - 19, एक आया ना डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 10 - 9 1। तो ये बोल रहा है, हाँ क्या किया गया? जो लिखा है वो किया ना। सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो पहले तो न्यूट्रॉन निकाले, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माइनस किया, तो जो गैप सेम आना चाहिए ना, तो गैप दोनों में एक आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। आइसो स्टार फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, चाहे कुछ भी हो, सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। क्लोरीन माइनस फॉर आर्गन, क्लोरीन माइनस आयन है, आर्गन एटम है, तो आयन हो चाहे एटम हो, कुछ भी हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 20। इसमें भी कितने होते हैं? 20। क्लोरीन में 20 होते हैं? नहीं, 17 18। क्लोरीन में 17 होते हैं और एक माइनस आया तो 18। आर्गन में 18, ठीक है। H2O में जितने होते हैं उतने अमोनिया में भी होते हैं। हाँ ठीक है, 8 9 10 और 10, ठीक है। 7 और 3 10 और 8 और 2 10, तो 10 10 दोनों में। लेकिन यहाँ एटम अलग है ना, यहाँ टोटल 4 है, यहाँ 3 ही है। अगर एटम का नंबर भी सेम हो जाए तो उसको बोल देता है आइसो स्टार्स, कि N2 और CO में इलेक्ट्रॉन 14 है दोनों में, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, साथ साथ में आइसो स्टार भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है, यहाँ 3 एटम है, यहाँ 3 एटम है, यहाँ 12 एटम है, यहाँ भी 12 एटम है। तीसरा वाला देखना है, बेंजीन है C6H6, और ये B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको, ठीक है। 3 3 हो गया ना, 6 और 6 तो वो थे, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको बोला जाता है, B3N3H6 और इसको बेंजीन। दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर है।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुमको सबसे पहले क्या छांटना है, आइसोटोप है कि नहीं और आइसो बार है कि नहीं है, ये दो पहले ही याद रहते हैं, ठीक है। अगर ये दो नहीं है तो चार ही ऑप्शन आएंगे तुम्हारे पास, दो ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे या सिलेक्ट हो जाएंगे, बचे हुए दो। तीसरी चीज का देखोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तीन चीज सिंपल पड़ती है ना, तो अगर ये तीन चीजें मिल रही है तो ठीक, ये तीन नहीं मिल रही है तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तुम्हारे वहां पे, दो या तीन, बस बचा हुआ आखिरी ऑप्शन ही होगा। तो ये नहीं भी याद रहेंगे ना बाकी के तो भी चलेगा, वो तीन से एलिमिनेट कर सकते हो, चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अगर उसने ऑप्शन ही ये दे दिए आइसोटोन, आइसोडाइपर, आइसोस्टर, तो फिर फंसोगे, तो फिर ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन में एक आइसोटोप, एक आइसोबार आ रहा है, एक आइसोटोन आ रहा है, तो टोन नहीं भी पता होगा तो बाकी दो से सिलेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसमें ये दो फॉर्मूले याद कर लेना अलग से लिख के, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपना अभी ये रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के बाद में कुछ जो सिंपल पॉइंट्स है ये खत्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद बोर वाला और बोर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उसके पहले के वो पढ़ाने, तो वो अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।